हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भगवत संप्रदाय और ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किसमें? यूपी पीसीएस और यूपी यूडीए एलडीए, यूपी पीसीएस मेंस, आरओ एलडीए यूडीए, इन सारे एग्जाम्स में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और आपको पता है आरओ की वैकेंसी भी आने वाली है। तो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सभी जितने भी क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं भगवत संप्रदाय और ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। वह देवता जिसको कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, तो बलराम भगवान जी, उनको आपको पता ही होगा। ठीक है, कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम दाऊ जी, तो हल इनका प्रदर्शन देखने को मिलता है। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है, तो किष्किंधा कांड में। ठीक है, किष्किंधा कांड में देखा गया था भगवान राम और हनुमान जी की पहली भेंट। ओके, और अभी सैफ अली खान और जो प्रभास की मूवी भी बनी आदि पुरुष, उसके बहुत विवाद चल रहा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मे बी। ओके, आई एम जस्ट गेसिंग। तो नेक्स्ट देखिए, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो ये है 9। ओके, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। आपको पता ही होगा, कर्मण्येव वाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, ऐसे करके एक श्लोक भी है, तो वो गीता में उल्लिखित है। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है, तो ये भागवत गीता है। ओके, भागवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से। ओके, भागवत धर्म के संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थापित हैं। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, उनके नाम है जोशी मठ। देखिए ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, जो कि अभी क्या हो रहा था, डूब रहा था। ठीक है, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, तो ये 4 मठ हैं जो आदि शंकराचार्य ने इसको स्थापित किया था। ओके, और आदि शंकराचार्य का मत कौन सा है? तो वो अद्वैतवाद है। ध्यान रखना है आपको, अद्वैतवाद यानी कि आदि शंकराचार्य। नयनार किसको बोला जाता था? तो नयनार, देखिए जो शैव धर्मानुयायी थे ना, उन्हीं को नयनार बोला जाता था। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रख लेनी है आपको। नेक्स्ट देखिए, वल्लभाचार्य, तो इनका था पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग। रामानुजाचार्य का था विशिष्ट द्वैत। राम भगवान जी कैसे थे? विशिष्ट थे, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। मध्वाचार्य कौन था? तो मध्वाचार्य थे ये द्वैतवाद के, तो द्वैतवाद अगर आपको दिखे तो मध्वाचार्य आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है। शंकराचार्य, यही जो जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, ये 4 मठ स्थापित किया था जिन्होंने, तो वो अद्वैतवाद के संस्थापक करता थे। ठीक है, तो ये चारों ही जो है लिखे हुए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यूपी पीसीएस में तो इसमें मस्ट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2022 में भी पूछा गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। सेंड्रोकोटस, जिनको कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं, मतलब कि जो जैसे यूनानी जो भी बुक्स वगैरह लिखी गई थी ना, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को एक नाम दिया गया था जो कि था सेंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये जस्टिन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, तो वही ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने गिरनार क्षेत्र यानी कि गुजरात में एक झील का निर्माण करवाया था, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। आपको पता होगा कि जो जल बजट है अभी केरला ने प्रस्तुत किया है, ऐसे कनेक्ट करके आपको बता दिया बस। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक। ठीक है, ये अर्थशास्त्र यानी कि जो आप नॉर्मल इकोनॉमिक्स समझते हैं उससे रिलेटेड ये बुक नहीं है, बल्कि शासन के सिद्धांतों के संबंधित ये एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य यानी कि इनका अनदर नेम है चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त।
राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन? तो ये मित्र। राज्य का 7वां अंग मित्र होगा राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार। 7 अंग होंगे, आपको बाकी के 6 अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सप्तांग वाला 7वां हो जाएगा, वो मित्र हो जाएगा 7वां वाला। किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बुक है ना, इसकी तुलना की जाती है मैकियावेली की जो एक पुस्तक थी प्रिंस। ओके। चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। आपको मैंने बताया चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य तीनों एक ही व्यक्ति हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या था? तो सीता कहा जाता था जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, उसी को सीता कहा जाता था। अर्थशास्त्र बुक में ये वर्णित किया गया है कौटिल्य यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य के द्वारा। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, तो देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ओके, तो ध्यान रखना है आपको ये दोनों ही। वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो ये अशोक ने करवाया था। सारनाथ ये वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास में। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है तो लौरिया नंदनगढ़। तो लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है ये सबसे सुरक्षित स्तंभ है, मतलब इसमें कोई खरोच या मतलब कह सकते हैं टूटा फटा नहीं है, बढ़िया है। ओके, इसके कितने क्वेश्चन हैं? चलिए इतने क्वेश्चन है। अब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मौर्योत्तर भारत के बारे में जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि के बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, तो वो है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। ओके, कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, ये अशोक का अभिलेख है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, ये है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा लघु शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम मिलता है। पूछा जाए अगर अशोक का नाम किस में मिलता है, तो गुर्जरा लघु शिलालेख में मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है, तो शिलालेख नंबर 12। तो ये धार्मिक सहिष्णुता के प्रति बिल्कुल समर्पित अभिलेख है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, मतलब कि जो अशोक के शिलालेख थे ना, उसको पढ़ने वाले व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने 1937 में पढ़ा था। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो ये है अनुराधापुर। ओके, तो प्राक मतलब अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, ये है अनुराधापुर जगह। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किसमें लिखे जाते थे, तो ये प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था, तो अरमाइक, ग्रीक और खरोष्ठी लिपि, ये 3 प्रकार की लिपियां थीं। उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने इन लिपियों का प्रयोग किया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है, जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है। इस पर जहांगीर का भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो समुद्रगुप्त आपको ध्यान रखना है, जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है। फाहियान किसके काल में आया था, तो ये फाहियान देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासन काल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, आई थिंक ओके, तो यहाँ देखते हैं फिर फाहियान भारत आया था 399 AD में। ओके, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है। अगर बात करें ह्वेनसांग के शासनकाल में कौन आया था, तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। मैं उल्टा बोल रही हूँ, सॉरी। ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में और फाहियान भी इसी टाइम आया था मौर्य पीरियड में। ठीक है, मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है, तो समाहर्ता। ठीक है, अगर बात करें कि जैसे सीता क्या थी, तो एक भूमिकर थी एक प्रकार की, तो इनके मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित व्यक्ति को समाहर्ता कहा जाता था। अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था, तो ये मिस्र का राजा था तुरमय। मकदूनिया में अशोक का समकालीन कौन था, तो एंटीगोन गोंटास। ठीक है, एंटीगोन गोंटास मकदूनिया में अशोक का शासनकाल या समकालीन राजा था। देखिए जो मकदूनिया है ना,
यहाँ पे एंटीगोन गोंटास शासन करता था उस टाइम पे, अशोक के टाइम पे। टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? ये मिस्र का शासक था, जैसे तुर्मे भी और टॉलमी फिलाडेल्फस भी। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है तो वो है राजधर्म फ्लीट। ओके, ध्यान रखना है आपको। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि जेम्स प्रिंसेप 1937 में सर्वप्रथम पढ़ा था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने स्थापना किया था। सांची का स्तूप बनवाया था, तो ये अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप, ध्यान रखना है आपको। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो स्तंभों पर किया गया है ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो ये पाटलिपुत्र यानी कि पटना। ठीक है, पटना नाम दिया था शेरशाह सूरी ने और पाटलिपुत्र स्थापित किया था उदयन ने। तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? तो शूद्र के लिए नहीं खुले थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए खुले थे। ठीक है, 4 वर्ण होते हैं जिसमें से 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए खुले थे। मौर्य काल में दंड विधान थे, काफ़ी कठोर होते थे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, काफ़ी कठोर होते थे दंड विधान। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आप लोग इसकी जो पहले की वीडियो सीरीज़ है 3 लेक्चर, उनको ज़रूर देखिएगा।